हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग के पेपर चल रहे होंगे। और तो हम बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हमें क्या जानना है कि जो इवोल्यूशन के बारे में इतने टाइम से हम देख रहे हैं, आखिर उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं वो हमें आज देखना है। Evidences that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters। अब जो देखो, जो सबूतों की हम बात करने वाले हैं वो हमें बहुत अलग अलग टाइम से मिले हैं। जैसे कि फॉसिल्स जो है वो बेसिकली, फॉसिल्स क्या होता है अगर आप लोग को पता हो कि फॉसिल्स जो है, जो भी आपके हार्ड पार्ट्स होते हैं ना लाइफ फॉर्म्स के, वो जो रह जाते हैं, उनके जो रिमेन्स, उनके जो अवशेष रह जाते हैं जो रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स फ्रॉम अ सेडिमेंट एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट दैट कि जो अरेंजमेंट है सेडिमेंट्स का वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अलग अलग तरीके के जो एज रॉक सेडिमेंट्स होते हैं उनमें आपका फॉसिल्स होता है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का, जो प्रोबेबली उस समय पे मरे हों जब वो पर्टिकुलर सेडिमेंट बन रहा है। मतलब इनके कहने का है कि कुछ जो है वो बिल्कुल अभी के जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जैसे लगते हैं। जैसे कुछ दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डायनासोरस। तो जब इनकी स्टडी की जाती है ना, जैसे कि आपको लेयर्स का पता होगा कि अर्थ की लेयर्स कितनी सारी हैं, तो जैसे कि जो अभी मरे होंगे वो आपके ऊपर ही की लेयर में होंगे, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो धंसते जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे, है ना। तो अब इसमें कि जो स्टडी करते हैं फॉसिल्स की अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर में, और ये इंडिकेट करता है उनका जियोलॉजिकल पीरियड जिसमें वो एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। और ये स्टडी क्या दिखाती है कि जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं ये समय के साथ लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम, एंड कुछ जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो कुछ ही जियोलॉजिकल टाइम में ही रह गई हैं, रिस्ट्रिक्टेड, आगे फर्दर नहीं आई हैं। हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम ऑफ हिस्ट्री के कुछ अलग टाइम में कुछ नई लाइफ फॉर्म आ गई हैं, और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। क्या आपको पता है कि कैसे हम लोग फॉसिल की एज कैलकुलेट करते हैं, जो एक बहुत फेमस मेथड है रेडियो एक्टिव का, जिसमें कार्बन का यूज़ करके हम बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम देखने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एविडेंस, और इसको प्रपोज किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ फीचर्स देखे थे। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियो वाली जब स्टेज होती है, तब उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था, कुछ फीचर्स देखे थे, और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या देखा कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि सब वर्टिब्रेट्स में कॉमन होती है, दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, वो एडल्ट में एब्सेंट हो जाती है। जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जांपल, देखो कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो एम्ब्रियो होते हैं, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो एक वेस्टिजियल गिल स्लिट डेवलप होता है उनमें, जस्ट उनके हेड के पीछे, बट वो एक फंक्शनल ऑर्गन है ओनली इन फिश, ठीक है। बाकी के एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता, मतलब उनमें एम्ब्रियो के टाइम तो होता है वो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो मतलब कुछ कन्वर्ट हो जाता होगा, मतलब वो उनमें फंक्शनल नहीं रह जाता, फंक्शनल सिर्फ और सिर्फ फिश में रह जाता है, ठीक है। हालांकि दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव, लेकिन इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ही नोटेड दैट कि जो एम्ब्रियो है नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। तो इन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जो ऑर्गेनिज्म है अगर हम उनकी एनाटॉमी को वो करें, या फिर जो उनके मतलब उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, बाहर की जो मॉर्फोलॉजी है, अगर उनको हम मिलाएं तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखते हैं, कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं उनके बीच में, जो आज हैं और जो बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सच बोलूँ ना तो ये इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद करने वाली चीज़ें बहुत कम है, जो आपको लिटरली में पेपर में आने वाली चीज़ें, जैसे होमोलोगस हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड कि वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। और ये जो सिमिलैरिटीज होती हैं इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या चीज़ समझ सकते हैं कि जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो थे या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके वेल्स हो गए, बैट्स, चीता, ह्यूमंस जिसमें कि मैमल्स आ जाते हैं, ये आपके सिमिलैरिटी शेयर करते हैं इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। थॉ, ये जो फोर लिम्स होते हैं ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं एनिमल में, लेकिन इनका सिमिलर
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव इनमें ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस सब कुछ होता है, मतलब फंक्शन अलग करते हैं लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जैसे आपका हमारा भी आपने पढ़ा होगा ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, फोर लिम्स में। हेंस इन दीज एनिमल ये जो सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग अलग अलग डायरेक्शन में होता है ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड, और इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इन स्ट्रक्चर को हम होमोलोगस बोलते हैं, जो कि एनाटॉमिकली सिमिलर है लेकिन उनके फंक्शन अलग हैं, ठीक है। और अलग अलग फंक्शन होने की वजह से मतलब उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है, उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को होमोलोगस बोलेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलर हैं लेकिन इवोल्यूशन कैसा होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। और होमोलॉजी जो होती है ना वो इंडिकेट करती है कि आपके कॉमन एंसेस्ट्री है, मतलब सेम पूर्वज हैं या अलग, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका वर्टिब्रेट्स का हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। प्लांट में ना देखो जो कांटे होते हैं, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं होमोलॉजी को, ठीक है। अब होमोलॉजी बेसिकली आपकी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। वहीं पे जो एनालॉजी होगी वो आपका उस सिचुएशन पे होगी जो एग्जैक्टली होमोलॉजी के अपोजिट होगा। जैसे आपकी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो एक जैसी दिखती हैं लेकिन वो एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होती, लेकिन उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं। तो ये आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको वो उनके फंक्शन सिमिलर है लेकिन एनाटॉमिकली वो स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस हैविंग सिमिलैरिटी। बाकी एग्जाम्पल्स में आपके जैसे आईज हो गए ऑक्टोपस के, या फिर मैमल्स के, या फिर फ्लिपर्स हो गए पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के। तो वन कैन से दैट कि इट इज सिमिलर, मतलब हैबिटेट में सिमिलर है, दैट हैज रिजल्टेड इन सिमिलर सेलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टेशन फीचर इन डिफरेंट ग्रुप्स बट टोवर्ड द सेम फंक्शन। अब जैसे स्वीट पोटैटो है जो कि रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये भी आपका एनालॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर हम इसी आर्ग्यूमेंट को देखें, द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटी जो प्रोटीन हो गए, जीन्स हो गए जो गिवन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, वो हमें क्लू देते हैं एक कॉमन एंसेस्ट्री का। और ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटी होती है ये पॉइंट आउट करती है to the same shared ancestry as structural similarity among diverse organism. Men जो है has bred selected plants, ठीक है, और animals को agriculture के लिए, horticulture के लिए, sport या security के लिए। तो men has domesticated many wild animals, बहुत सारे wild animals को मैंने क्या किया है, पाला है, पालतू बनाया है। और ये जो intensive breeding program है इन्होंने बहुत सारी breed creates की हैं जो बाकी breed से अलग हैं लेकिन still same group की हैं। तो it is argued that कि within 100 of years men जो है वो बहुत सारी नई ब्रीड्स को क्रिएट कर सकता है। तो क्या नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं किया होगा? तो मतलब ये सोचने की बात है। और बाकी जो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है वो आपको नेचुरल सिलेक्शन है जो कि इंग्लैंड से आया है इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूंगी, ठीक है, जिसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डार्क विंड और वो सब, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और आप कुछ भी नया मत पढ़िए क्योंकि मुझे 25 तारीख को शायद आपका पेपर है बायो का। तो एक आध चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अब स्ट्रेस तो मत लीजिए और बार बार एक ही चीज़ को मतलब रिवाइज जितना कर सके उतना कीजिए। और मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि कहीं एक आध नंबर के कुछ है और उसमें आप लगे पड़े हैं, आप 2-2 3-3 दिन उसी चैप्टर को दे रहे हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। वेटेज के अनुसार आप टाइम अपना दीजिएगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।